दोस्तों आज पेश है मौत की वेदी। ये कवर चित्र है दोस्तों। वह एक गर्मी की तपती दोपहर थी जब चंदनपुर के जमींदार धन्नामल का लड़का हरी दूसरे गांव से अपने गांव लौट रहा था। प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। दौड़ते दौड़ते उसके घोड़े भी बुरा हाल था। उप उप घोड़े के मुंह से झाग निकल रहे हैं, इसकी आंखें बाहर उबल रही हैं। उसने प्यार से अपने घोड़े की पीठ पर हाथ फेरा और छलांग मार से उससे उतर गया। अगले ही पल घोड़ा एक लंबी टक्कर पृथ्वी पर गिरकर तड़पने लगा और लगता है घोड़े का दिमाग में गर्मी चढ़ गई है। और घोड़े ने हरी को ऐसा ही भाव से तो देखा, तुरंत ही पैर त्याग दिए। वह अपने पीढ़ी घोड़े को मृत देख वह दुखी हो उठा। आए मेरा जान से प्यारा घोड़ा पवन साथ छोड़ गया। हरी उदास सा मृत घोड़े के पास बैठ गया। कुछ देर वहीं रहने के पश्चात वह वहां से उठा और पैदल आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद दिन ढलने वाला है। श्याम वन में से कुछ दूर, यहाँ से कुछ ही दूर पर है। वन को पार करने के पश्चात मैं अपने गांव पहुंच जाऊंगा, लेकिन श्याम वन पैदल पार करने में मुझे 6 घंटे लगेंगे। इस प्रकार तो आज अपने गांव नहीं पहुंच पाऊंगा। मुझे आज श्याम वन में गुजारनी होगी, लेकिन फिर कोशिश करने में क्या अर्ज है। क्या पता दिन रहते ही मैं वन पार करने में सफल हो जाऊं। सोचता हुआ हरी आगे बढ़ गया, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। वह अभी श्याम वन के बीचों बीच पहुंचा था कि पूरी दिन बुरी तरह छिप गया और अंधेरा हो छा गया। अब मुझे सचमुच ही रात वन में गुजारनी होगी, और सोचकर वह एक पेड़ पर बैठ गया। तभी हरी पेड़ के नीचे सोचकर हरी एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। अभी वह पेड़ के नीचे कुछ ही देर हुई थी, चारों तरफ खुखार जानवर की आवाज आने लगी। हुआ हुआ हु। बड़ा डरावना वातावरण है इस वन का। हरी सांसी योग था, फिर भी उसने सोचा इस समय मैं निहत्था हूँ, क्या पता अब कोई जंगली जानवर आदम के इससे पहले यहाँ आकर वह जंगली जानवर मुझ पर हमला करे। मुझे पेड़ पर चढ़ जाना चाहिए और पेड़ पर बैठकर रात गुजारनी चाहिए। यह सोच उसी पेड़ पर चढ़ने जिसके नीचे बैठा था, और कुछ देर बाद वह पेड़ की मजबूत शाखा के पत्तों में छिपा बैठा था। यह जगह ठीक है, जगह सुरक्षा की दृष्टि ठीक है। और जब आधी रात बीत गई तो शाखा बैठे बैठे आंखों में नींद मुंह से मुंदने लगी। तभी उसकी आंखें के सामने जो देखा बुरी तरह चौंका। अरे यह सामने मसाल लिए घोड़ों पर कौन लोग आ रही हैं। हरी आंखें खोलकर पूरी तरह सजग होकर बैठ गया और आने वाले घुड़सवारों को देखने लगा। घुड़सवार उसी पेड़ के नीचे आकर रुके जिसके पीठ के शाखा पर हरी बैठा था। साथियों, इस पेड़ के नीचे रुककर आज लूट का बंटवारा करेंगे। ठीक है सरदार। सरदार के हुक्म मानकर सभी घुड़सवार घोड़ों से उतर गए और दूसरी ओर पेड़ के बैठकर हरी उन लोगों का वार्तालाप सुन रहा था। ओह, लुटेरे चोर डाकू हैं। उधर डाकू पोतलियां बांधे लूट का माल सारा बीच में चादर पर फैला दिया। ओ इतना सारी दौलत। डाकू का सदा लूट का माल बराबर हिस्से किया। अपना अपना हिस्सा डाकू अपने अपने पास रख लिया। तत्पश्चात ने सरदार से कहा, साथियों अब हम कल योजना बनानी है। कल हमें किसके यहाँ डाका डालना है, इस बात का विचार करना है। सरदार की बात सुनकर डाकू उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। तब सरदार ने आगे कहा, हमें पता चला है कि चंदनपुर गांव का जमींदार हरभजन सिंह का बेटी चंद्रप्रभा की बारात आने वाली है। पता चला है कि जमींदार हरभजन सिंह अपनी बेटी के विवाह में दिल खोलकर दान दहेज देने वाला है। तो सरदार क्यों न कल जमींदार हरभजन सिंह के यहाँ डाका डाले। हम भी यही सोच रहे हैं। जब बारात विदा होकर
होकर वधू की डोली लेकर गांव से बाहर पहुंचेगी तो हम बारात पर धावा बोल लेंगे और सारी धन दौलत लूट कर चंपत हो जाएंगे। विचार तो अच्छा है सरदार, पर बारात का मामला है, उसे लूटते समय कहीं हम फंस न जाएं। विक्रम, तुम डाकू जग्गा के सामने खड़े हो। जग्गा कायरता भरी बातें बिल्कुल पसंद नहीं करता। भला तुम में किस में हिम्मत है मुझे मुकाबला करने की? सरदार की बात सुनकर विक्रम चुप हो गया। इधर पेट की शाखा पर बैठा हरी सोच रहा था, यह कुकर डाकू जग्गा कल चरतपुर गांव के जमींदार की बारात लूटने वाले हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जमींदार की पुत्री चंद्रप्रभा की डोली को आंच नहीं आने दूंगा। दूसरी ओर डाकू जग्गा अपने गर्व से कह रहा था, तो साथियों, कल जमींदार हरभजन की पुत्र की बारात लूटने की बात पक्की। हमें आपकी योजना मंजूर है सरदार। तब चलो, भोर होने से पहले हमें अपने अड्डे पर पहुंचना है। और सरदार के आदेश पाकर डाकू वहां से चले गए। सुबह होने पर हरी उस पेड़ पर बैठा रहा और सुबह होने पर वह पेड़ से उतरा और अपने गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचकर सबसे पहले जग्गा डाकू के गिरोह से भिड़ने की तैयारी करनी है। कुछ देर बाद अपने गांव में पहुंचा और पैदल ही देखकर उसके पिता जमींदार पन्ना बोले, हरी, रात भर कहाँ था और तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? हरी ने सारी बात जमींदार पन्नामल चिंतित हो उठा। अब तुम क्या करोगे हरी बेटा? करना क्या है पिताजी? आज अपने 20-25 लठेतों को लेकर चंपतपुर जाऊंगा और जमींदार हरभजन की बारात को डाकुओं से बचाऊंगा। ऐसा नर्थ न करना हरी, तुम जानते हो कि हम 6 बेटे खो चुके हैं, अब एकमात्र तुम बच्चे हो। हम तुम्हारी मौत के मुंह में नहीं जाने देंगे। पिताजी, मुझे कुछ नहीं होगा, तब तक आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। हरी अपनी जिद पर पन्नामल की बात में सहमत कर लिया और उसी समय हरी अपने लठितों को बुलाया। आज मेरे साथ चरतपुर चलना है। आज तुम लोगों की परीक्षा की घड़ी है। एक नेक काम के तुम डाकुओं से भिड़ना है। छोटे ठाकुर हमारी बाहों में बहुत दिनों से किसी से भिड़ने के लिए भटक रहे हैं। आप देखना हम लोग किस प्रकार डाकू के छक्के छुड़ाते हैं। लठैतों को तैयार कर उसने हरी के साथ लेकर छतरपुर की ओर चल पड़ा। दोपहर होते होते छतरपुर गांव के पास पहुंच गए। तब हरी ने लठैतों से बोला, छतरपुर गांव में प्रवेश करने का यही रास्ता है। डाकू इसी रास्ते से गांव में प्रवेश करेंगे, इसलिए तुम आधे यहीं छिप कर मोर्चा संभालो। आधों के साथ मैं छतरपुर जाऊंगा। छोटे ठाकुर, आप तो कह रहे हैं कि डाकू बारात पर धावा बोलेंगे। जब बारात टोली के साथ विदा होकर गांव से चलेगी तब सभी डाकू यहाँ छिपकर मोर्चे संभालने क्या फ़ायदा। रात विदा होने से पहले ही हम लोग यहाँ आकर मोर्चा संभाल लेंगे। दुश्मन हमेशा सावधान रहना चाहिए। क्या पता उसने अपने अड्डे पर पहुंचकर डाकू जग्गा ने उसके गिरोह ने अपनी योजना में परिवर्तन कर दिया हो। इसलिए हमें हर समय चाक चौबंद रहना होगा। मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। याद रहो कि हमें बारात को गणतंत्र सतार सुरक्षित पहुंचना है। और तब हरी की बात मानकर आधे लठैत वहीं झाड़ियों के पीछे छिप गए। आधे लठैत हरी के साथ चरतपुर गांव की ओर चल दिए। पूछते पूछते जमींदार हरभजन को हवेली का पता चल पहुंचा। वहां पहुंचने पर लठैतों से बोला, अपनी लाठियों को छिपाकर तुम हवेली के बाहर खड़े हो जाओ। विवाह में आते जाते लोगों पर नजर रखो। जो आज्ञा ठाकुर। हवेली के बाहर छोड़कर वह हवेली में पहुंचा। जमींदार हरभजन ने उसे पहचानते थे, इसलिए उसे देखते ही उल्लास से बोले, आओ बेटे हरा, आओ, तुम अच्छे मौके पर आए हो। आज हमारी बेटिया की शादी है। ठाकुर साहब, हमें आपकी शिकायत है कि आपने विवाह का निमंत्रण हमारे यहाँ नहीं भिजवाया। इस बात का मुझे भी खेद है बेटा हरी, गलती के लिए क्षमा कर दो। गिले शिकवे भूल जाओ, अपनी बहन के विवाह कार्य में हाथ उठाओ। जो आज्ञा ठाकुर साहब।
हरी दौड़ दौड़ कर विवाह के कार्य में हाथ बटाने लगा। बारात उसी समय पर सारी विवाह कार्रवाई संपन्न हो गई। विवाह कार्य अभी तक तो कोई बाधा नहीं आई। लगता है डाकू अपनी पूर्व योजना पर के अनुसार ही लौटेगी बारात पर दवा बोलेंगे। विवाह के पश्चात लोगों ने आंसू भरी आंखों से चंदा को डोली विदा की। अब मुझे हवेली के बाहर तैनात लठेतों के साथ बारात के साथ चलना चाहिए न जाने जगह डाकू बारात पर धावा बोल दे। हरी लठेतों के साथ लेकर बारात के पीछे से चलने लगा। बारात के साथ साथ चलते हुए हरी उस स्थान पर पहुंचा जहां उसके बाकी लठेतों को छिपे हुए थे। उनमें छिपे लठेतों से कहा, आओ तुम भी लोग हमारे साथ चलो। बाकी लठेत भी हरी के साथ हो लिए। तब जग्गा ने आगे कहा। बारात अभी कुछ ही दूर पहुंची थी। धूल उड़ाते हुए जग्गा डाकू गिरोह वहां आप पहुंचा। जग्गा गर्ज कर बोला, जो है जहां वहीं रुक जाओ, वरना जग्गा डाकू के गिरोह के हाथों बेमौत मारा जाएगा। जग्गा डाकू का नाम सुनकर सारे बारातियों के भय की लहर दौड़ गई। तब जग्गा जापू ने आगे कहा, अगर तुम लोग अपनी जान की खैर चाहते हो तो अपना कीमती सामान मेरे हवाले कर दो, वरना एक एक को बलमों में छेद दूंगा। बारातियों ने अपना कीमती सामान डाकू के देना प्रारंभ कर दिया। यही वह समय था जब हरी और लठेतों ने आदेश दिया, जग्गा जल्दी जग्गा गिरोह पर कहर बनकर टूट पड़ो, सब एक भी डाकू जिंदा बचकर न जाने पाए। तभी हरी के आदेश देने की देर थी कि सारे लठेते लाठियां घुमाते हुए डाकू के दल पर टूट पड़े। लठेतों को बराबर एक एक डाकू घायल होकर पृथ्वी पर गिरने लगे। अपने साथियों की हालत देख जग्गा डाकू चौंका। ये लठेत कहाँ से आ गए? इनके इन्होंने पासा ही पलट दिया। वह सोच में डूबा। घोड़े पर सवार होकर उनके समीप आकर चिल्लाया, जग्गा तूने बहुत बदनसीबों को लूटा है, आज मैं तुझे इसकी सजा देकर रहूंगा। और कहते हुए हरी ने लाठी का जग्गा के सिर पर मारी। खटाक! आह! जग्गा की आंखों के सामने तारे नजर आ ली। वह सिर थाम कर पीड़ा से कराता हुआ घोड़े से गिर पड़ा। और उसके गिरते ही हरी ने ताबड़तोड़ उस पर लाठी बरसानी शुरू कर दी। मुझे बख्श दो। लेकिन हरी ने उसकी एक न सुनी और लाठी बरसाता रहा। जग्गा के प्राण पखेरु उड़ गए। दूसरी ओर लठेतों ने सारे डाकुओं को मार गिराया। यह देख बारात के चेहरे पुन खिले उठे और जोश से चिल्लाए, वाह भाइयों, तुमने तो आकर हमारे सिर पर आई विपदा को टाल दिया। क्यों भाइयों? बधाई हमें हमारे बेटे ठाकुर को दो, हमारे नहीं छोटे ठाकुर को दो। इन्हीं के कहने पर हम डाकू को मारा है। लठैत की बात सुनकर बाराती कृतज्ञ भरी दृष्टि से हरी को देखने लगे। और तभी डोरी का पर्दा दुल्हन चंद्रप्रभा हरी से बोली, तुम जो भी हो मेरे लिए देवता के समान हो। तुमने आज मेरे स्वाग और लोगों को डाकुओं की रक्षा की है। तुम्हारी आभारी हूँ भैया। भगवान मुझे कोई भाई नहीं दिया, मुझे तुम भाई बनोगे? क्यों नहीं बहन, तुम्हारा भाई बनकर मुझे खुशी होगी। तो वादा करो भैया, रक्षाबंधन के दिन तुम्हारे ससुराल जीतपुर कर मुझसे राखी बंधवाओगे। मैं वादा करता हूँ बहन। हरी को आश्वासन पाकर चंद्रप्रभा डोली का पर्दा डाल दिया। तभी दुल्हा बना चंद्रप्रभा का पति ईश्वर उसकी ओर आया। भाई, तुमने डाकुओं से हमारी रक्षा की, हम तुम पर बहुत उपकार है। इसमें उपकार कैसी? एक बहन की डोली वह बारात की रक्षा करना हर भाई का कर्तव्य होता है। मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है। तब हरी से विदा लेकर ईश्वर घोड़े पर बैठा और उसके घोड़े को ऐड लगाकर बारात आगे चल दी। इस घटना के कई महीने बाद रक्षाबंधन आया तो हरी अपनी माँ से बोला, माँ, रक्षाबंधन में मैं अपनी धर्म बहन चंद्रप्रभा के पास जाकर राखी बंधवाना चाहता हूँ। क्या तुम जीतपुर जाओगी बेटा? हाँ माँ, जीतपुर चंद्रप्रभा बहन प्रतीक्षा में होगी। मैंने आज का दिन उसके पास पहुँचने का वादा किया था। हरी बेटा, तुम जीतपुर अवश्य जाओ। माँ की आज्ञा पाकर हरी अपने घोड़े पर बैठकर जीतपुर की ओर चल दिया। दूसरी ओर जीतपुर चंद्रप्रभा सोच रही थी, दोपहर हो गई, हरी भैया राखी बंधवाने नहीं आया। पता नहीं उन्हें याद भी
वादा याद है या नहीं? वह हरी की प्रतीक्षा में खड़ा सोच ही रहा था कि वहाँ उसकी सास रुक्मिणी आ धमकी। यह क्या बहू, तुम चरखा छोड़े खड़ी हो? मैंने तुमसे सूत काटने को कहा था, किंतु तुमने मेरी बात का पर अमल नहीं करना। ओ माँ जी, मुझसे भूल हो गई, क्षमा करना, कहकर चंद्रप्रभा चरखे पे सूत काटने लगी और तब उसकी सांस बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। अंतर हवेली में रुक्मिणी का पति दीवान सिंह ने उससे कहा, रुक्मिणी, यह तुमने इतने धनवान रुक्मिणी, हम इतने धनवान हैं फिर भी तुम बहू चंद्रप्रभा को सूत कतवाती हो, चक्की पर अनाज पिरवाती हो। क्यों करती हो तुम बहू के साथ इतना अन्याय? तुम्हें क्या पता जी, बहू से इस प्रकार काम करवाना मेरा पर दबदबा रहता है। रुक्मिणी, तुम उस अबला के साथ बहुत अन्याय कर रही हो। चुप रहो जी। जी, मुद्दा क्या और क्या नहीं, मुझे भली भांति ज्ञान है। और दूसरे ओर हरि अपने अपनी धुन में जीतपुर की ओर बड़ा चला जा रहा था। बहन चंद्रप्रभा मुझसे देखकर कितनी खुश होगी। जैसे वे पेड़ के नीचे से गुजरा, पेड़ से एक सर्प उसके गले में आ पड़ा। सर्प को देखकर भयभीत हो गया। ओह, यह क्या बला टपकी! सर्प वह सर्प बोला, नागदेवता, आप इसलिए आए हैं? मैं प्रतिदिन एक मनुष्य को डसता हूँ, आज तुम्हारी बारी है हरि, मैं तुम्हें डसने आया हूँ। शरीफ सर्प की बात सुनकर हरि हाथ जोड़कर बोला, सर्प देवता, मुझे अपने जीवन से कोई मोह नहीं है, आप मुझे आज न डसो। क्यों, आज क्या बात है? आज रक्षाबंधन है, मेरी बहन चंद्रप्रभा मेरी राह देख रही होगी। मैं वादा करता हूँ कि राखी बंधाकर केवल मैं उसी राह पर से गुजरूंगा जिस पर से तुम मुझे डस लेना। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जब तुम अच्छी बहन अपनी बहन से राखी बंधवा लोगे तो मैं तुम्हें डस लूँगा। ठीक है, तुम मेरे साथ चलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तब हरि ने एक थैले में सांप को रख लिया और थैला थैला लेकर वो चल पड़ा। दिन ढलने पर वह चंद्रप्रभा के ससुराल पहुंचा। चंद्रप्रभा चरखा काट रही थी। वो जमींदार के घर की बहू हुए भी बहन चंद्रप्रभा चरखा काट रही है, यह क्या चक्कर है? घोड़े से उतरकर हरी हवेली के द्वार पर पहुंचा और चंद्रप्रभा सूत काटते हुए कहा, सूत काटते सूत टूट गया। उसने एक नज़र उठाकर हरी को देखा। टूटे हुए सूत को जोड़ने वह पंज उठ गई। बहन चंद्रपा, बस एक निगाह उठाकर मुझे देखो, फिर सूत जोड़ने लग गई। लगता है चंद्रपा मुझे भूल गई, इसलिए मुझे यहाँ से चलना चाहिए। यह सोचकर वापस मुड़ा और चलने को हुआ तो चंद्रप्रभा ने सूत जोड़कर उससे पीछे से आवाज़ दी, क्या हुआ भैया? बहन को दरवाजे से वापस चले जा रहे हो क्या? राखी नहीं बंधवाओगे? यह सुनकर हरि मुड़ा और चंद्रप्रभा को देखता हुआ बोला, बहन, तुमने नज़र उठाकर मेरी ओर देखा, फिर टूटे सूत को जोड़ने लगी। मैं यह देख समझा कि तुम मुझे भूल गई हो। वो यही सोचकर मैं वापस जा रहा था। भला यह कैसे हो सकता है भैया, एक बहन तुम्हें भूल जाए? मैं तुम्हें एक नज़र देखकर सूट टूट गया, जोड़ने इसलिए जुट गई थी। मैंने सुना है यदि चरखा काटती बहन के आगे भाई आ जाए और सूट टूट जाए तो अशुभ होता है। ऐसा होने पर भाई की उम्र कम होती है। सो भाई, टूटा सूत जोड़कर मैं तुम्हारी उम्र जोड़ रही थी। ओह, यह बात है बहन, लेकिन यदि मैं अपनी मौत को साथ लेकर आया हूँ तो तुम मुझे कैसे बचा सकती हो बहन? ऐसी हालत में भैया मैं तुम्हारी मौत को कहूँगी, तुम्हें छोड़ दे, मुझे मार दे। हट पगली, ऐसा नहीं कहती। चंद्रप्रभा हरि के साथ लेकर हवेली में अंदर चली गई।
उस समय थैले के अंदर बैठा साहब सोच रहा था, ओह, जो भाई बहन का इतना प्यार करती है उसके भाई को डसना व्यर्थ है, इसलिए मुझे हरी के बिना डसे यहाँ से चले जाना चाहिए। और यह सोच सिर्फ थैले से निकला और रेंगता हुआ हवेली से बाहर चल दिया। और चंद्रपा प्रभा के आते देख हरि को देखकर उसकी सास रुक्मिणी ने अपने पुत्र से बोली, बेटा ईश्वर, यह चंद्रप्रभा के साथ कौन आ रहा है? माँ, यह चंद्रप्रभा का धर्म भाई हरि है, इसने और मेरी बारात डाकुओं से बचाया था। आज रक्षाबंधन है, इसलिए अपनी बहन से राखी बंधवाने आया है। ईश्वर की बात सुनकर रुक्मिणी सोचने लगी, हूँ तो अब इस घर में पराये मर्द भी आने लगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कोई ऐसी चाल चलूंगी जिससे चंद्रमा का धर्म भाई इस दुनिया से ही कूच कर जाए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और दूसरी ओर अपने कमरे में ले जाकर चंद्रप्रभा ने हरि के माथे पर तिलक लगाया और उसके हाथ में राखी बांधी। तब हरि थैले को देखकर बोला, नागराज, मैं बहन चंद्रप्रभा से हाथ से राखी बंधवा चुका हूँ, थैले से बाहर आकर मुझे डस लो। यह तुम क्या कह रहे हो भैया? जब हरि ने अशरफ की मुलाकात व वार्तालाप के बारे में चंद्रप्रभा को बताया, काफी देर बाद भी जब शरफ थैले से बाहर नहीं निकला तो हैरान हरि ने थैले में झाँक कर देखा तो वह पल बुरी तरह चौंका, और थैले में तो शरफ के स्थान पर जगमगाता मोती पड़ा है। शरफ का हंगाया चला गया और हरा थैली से मणि निकाल ली और चंद्रप्रभा को देते हुए बोला, लो बहन, यह तुम्हें देता हूँ। चंद्रप्रभा मणि ले ली। उसके पश्चात चंद्रप्रभा ने बड़े प्रेम से हरि को अपने हाथ से बना भोजन खिलाया और दूसरी ओर रुक्मिणी विष की पुड़िया लेकर उसके कक्ष में पहुंची, जहां वह चक्की में गेहूं रखे थे। मैं विष के घूंघों में मिला देती हूँ। सुबह मुंह अंधेरे चंद्रप्रभा अपने भाई के लिए भोजन बनाने चक्की में गेहूं पीसेगी पीसे भी आएगी तो गेहूं से पीसेगी और विष भरे भोजन को खाकर चंद्रप्रभा धर्म भाई हरि मर जाएगा। इस प्रकार मुझे किसी प्रकार का शक नहीं होगा। रुक्मिणी से पुड़िया घोलकर विष गेहूं में मिला दिया। तत्काल वह चुपके से कक्ष से बाहर निकल गई। दूसरी ओर चंद्रप्रभा हरि से कह रही थी, भैया रात हो गई है, अब आप विश्राम कर लीजिए। अच्छा बहन। चंद्रप्रभा हरि के चारपाई बिछा दी और हरि चारपाई पर लेट गया। सुबह मुंह अंधेरे चंद्रप्रभा उठकर आटा पीसने लगी और उस आटे से उसने भोजन तैयार किया। भोजन तैयार करने पर हरि से बोला, भैया भोजन कर लो। बहन, अभी मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। तुम ऐसा करो, तुम भोजन की पोटली बांध कर मुझे दे दो, मैं अपने गांव लौटते राह में जब मुझे भूख लगी तो खा लूँगा। चंद्रप्रभा ने ऐसे ही किया, भोजन की पोटली बांध कर हरि को दे दी। तब हरि ने विदा ली और घोड़े पर चढ़कर अपने गांव चंदनपुर की ओर चल दिया। भगवान मेरे भाई की लंबी उम्र करे। और जब हरि की दृष्टि से ओझल हो गया तो हवेली में वापस लौट गई। और जब अपनी सास रुक्मिणी के कक्ष से बाहर गुजरी, कानों में उसकी सांस की आवाज़ सुनी, ईश्वर, अब तेरा साला कहीं अब यहाँ कभी नहीं आएगा। क्यों माँ, तुमने यहाँ आने के लिए उसे मना कर दिया? नहीं रे, मैंने ऐसी चाल चली जिससे कि पथस्वरूप जल्दी मर जाएगा। ऐसा तुमने क्या किया माँ? चंद्रप्रभा ने आटे में के भोजन हरि को बना कर दिया है, वह विषैला है, उस विष मिला हुआ है। उस आटे को भोजन को खाते ही हरि तत्काल मर जाएगा। ओह माँ, तुमने भी बहुत घिनौनी चाल चली। बेचारे हरि का इसमें क्या बिगाड़ा था? सुनकर ईश्वर रोष भरी दृष्टि से माँ की ओर देखने लगा। दूसरी ओर कक्ष के बाहर खड़ी चंद्रप्रभा हालत खराब थी। ओह, माँ जी ने हरि भैया को मारने का षड्यंत्र रचा और आज मैं अपने आप पर जुल्म की हद कर दी। मेरे निर्दोष भाई को खाने में जहर मिलाकर आपने अच्छा नहीं किया माँ जी। भगवान तुम्हारी इस करनी का फल तुम्हें अवश्य देगा। ओह, तुम हमारा वार्तालाप सुन लिया। वह क्रोध में बिखर कर कक्ष में पहुंची। माँ जी, आज तुमने मेरे ऊपर जो भी जुल्म ढाया मैंने चुपचाप सहन कर लिया, इसी आशा में कि एक दिन आपको गलती का एहसास हो जाएगा। लेकिन मैं गलती पर थी। आप
कभी नहीं सुधरेंगी। हाँ माँ जी, आपके कृतज्ञों के तंग आकर मैं आज घर छोड़कर जा रही हूँ, और तब कभी घर में प्रवेश नहीं करूँगी जब तक आपको अपनी गलती का एहसास ना हो जाए। जाती है तो जा, मुझे रोकता कौन है। उसे इस तरह घर छोड़कर जाते देख ईश्वर दौड़ा दौड़ा उसके पास आया। घर से जाने का यह पागलपन न करो चंद्र। मैं मानता हूँ कि माँ से गलती हुई, लेकिन इसका ये मतलब यह नहीं कि तुम घर छोड़कर चले जाओ। स्वामी, आप कायर हैं जो आज भी अपनी पत्नी पर होते जुल्म को चुपचाप देख रहे हो। माँ जी के साथ साथ आप भी दोषी हैं। चंद कहकर चंद्रप्रभा तेजी से हवेली से बाहर निकली, और ईश्वर उसे रोकने का साहस नहीं कर पाया। हवेली के अस्पताल में पहुंचकर एक घोड़ा खोला। अरे भैया, आप ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, मुझे तुरंत इनका पीछा करके इस बात को बतानी चाहिए जो भोजन है विषैला है। चंद्रप्रभा घोड़े पर बैठी और अगले ही पल उसका घोड़ा चंद्रपुर की ओर दौड़ा। काफी दूर जाने के बाद चंद्रप्रभा एक कुआं दिखाई दिया। उसे देखकर सोचा, कुछ बहुत प्यास लगी है, क्यों न कुएं पर पानी पीकर पीकर अगर बढ़ूं। चंद्रप्रभा ने घोड़े को कुएं पर उतरकर कुएं पर चल दी। कुएं पर पहुंचकर पानी पीने के लिए उसने पानी पीना चाहा, लेकिन कानों में एक स्वर पड़ा, बेचारी चंद्रप्रभा, जिसने युग को अपना भाई बनाया था, वह सिर मौत के मुंह में जाने वाला है, वो कैसे। यह सुनकर चंद्रप्रभा बहुत चक्कर रह गई। ये मेरे बारे में आपस में बात कर रहे हैं। चारों ओर देखने पर उसे कोई मनुष्य नजर नहीं आया। वह वह हैरान चारों ओर गर्दन घुमाकर देख रही थी कि उसकी नज़र एक पेड़ पर बैठे चाकचकोरी पर पड़ी। लगता है ये दोनों मेरे और मेरे हरी भैया के बारे में वार्तालाप कर रहे हैं। उसका सोचना सही था। पेड़ पे बैठा चकवी से कह रहा था, चकवी, चंद्रप्रभा ने जिस युग को भाई बनाया है वह 6 भाई, उसके 6 भाई पहले मर चुके हैं, अब हरी की बारी है। चकवी, पहलियां ना बुझाओ, जो बताना है साफ साफ बताओ। चंद्रप्रभा ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी। तब चकवा चकवी से कह रहा था, सुनो चकवी, जन पूर्व जन्म में हरि का पिता जमींदार पन्नामल एक बहेलिया था। जंगल में जानवरों का शिकार करना उसका पेशा था। उसी बहेलिये ने एक बार नाग के 7 बच्चों को मार डाला। तब नाग और नागिन के जोड़े ने बहेलिये को तत्काल डस लिया। तभी मरते हुए बहेलिये ने नाग नागिन को श्राप दिया कि अगले जन्म में जब 7 पुत्र होंगे वह उसे पालेगा पोसेगा। जब वह पुत्र विवाह की वेदी पर बैठेंगे तब तब नाग उसकी पुत्रों को डसकर मार देंगे। ओह, तो क्या ऐसा हुआ ना? नागिन ने कहा। हाँ चकवी, वैसा ही हुआ। अगले जन्म में बेलिया जमींदार पन्नामल बन गया और श्राप के अनुसार उसके 7 पुत्र हुए। अपने 6 पुत्र को विवाह के साथ एक साथ करना चाहा। सभी पुत्र वेदी में बैठे हुए 6 पुत्रों को नाग और नागिन ने आकर डस लिया। ओह, अब तो श्राप का अनुसार उस जमींदार के पन्नामल का एक पुत्र बचा है। हाँ चकवी, हरी जमींदार पन्नामल का वह 7वां पुत्र है। आज वह घर जाएगा तो अपने उसके ब्याह पक्का हो जाने की सूचना मिलेगी। तो क्या हरी को भी नाग और नागिन का जोड़ा ब्याह वेदी पर डस लेगा? हाँ चकवी, ऐसा ही होगा। वो बेचारा बेमौत मारा जाएगा। चकवे, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिसके कारण हरी मौत चल सकाए? उपाय तो है चकवी, तो बताओ उपाय क्या है। तो सुनो, चंद्रप्रभा के पास जो मणि है, यदि उसे हरि के विवाह के समय वह वेदी में प्रज्वलित अग्नि में डाल दे तो नाग नागिन हरि को छोड़ सकते हैं। इसलिए ऐसा अवस्था में नाग और नागिन हरि के बदले चंद्रप्रभा को डस लेंगे। यह सुनकर चंद्रप्रभा, कोई बात नहीं, मेरी जान से यदि भैया की जान बचती है तो मुझे अपनी जान देने में खुशी होगी। नाग और नागिन मणि उसके पास ही थी, अतः वह घोड़े पर बैठी तेजी से आगे बढ़ी और कुछ दूर जाने पर हरि उसे दिखाई दिया। अरे अरे भैया, तेजी से दौड़ती हुई वह हरि के पास पहुंची और सामने हरि बुरी तरह चौंक उठा। बहन चंद्रप्रभा, तुम यहाँ? हाँ भैया, तुमसे मिलने आई हूँ। ऐसा क्या काम आन पड़ा था? भैया, मैंने तुम्हें जो भोजन बनाकर दिया उस मत खाना, वह विषैला था। विष?
हाँ भैया, मेरी सास ने उस आटे में विष मिला दिया था। चंद्रप्रभा ने विस्तार से सारी बात सास की करतूत बताई। सारी बात सुनकर चंद्रप्रभा से कहा, भैया मैं ससुराल त्याग आई हूँ। यह तूने अच्छा नहीं किया बहन। अब तुम कहाँ जाओगी? भैया तुम अपने साथ अपने गांव ले चलो। ठीक है बहन। जैसे ही अपने घर पहुंचा, पिता जमींदार पन्नामल ने सूचना दी, बेटे तुम्हारा विवाह रंगपुर के जमींदार त्रिलोचन की पुत्री वर्षा से साथ तय कर दिया गया है। तुम इतना तो नहीं पिताजी, आपने जो किया अच्छा किया होगा। पर उसने अपने पिता धर्मनाथ चंद का परिचय करवाया। पिताजी, यह मेरी धर्म बहन चंद्रप्रभा है, ये यहीं रहेगी। यह तो बड़ी अच्छी बात है। बताइए बेटा, अब तुम्हारे विवाह के सारे नेक चंद्रप्रभा ही करेगी। कुछ दिन बाद शुभ मुहूर्त पर हरि के दुल्हा बनकर घोड़ी पर चढ़ा और धूमधाम से उसकी बारात रंगपुर की ओर रवाना हुई। बारात रंगपुर पहुंचकर जमींदार त्रिलोचन सिंह बरातियों को घी बहाव भगत की और वधु को गले में वरमाला डाल दी। दूल्हे के वेश में भैया कितने अच्छे लग रहे हैं। और तत्काल वर वधु के फेरों की रस्म पूरी करने के लिए विवाह वेदी पर बैठाए गए चंद्रप्रभा के साथ थी। चंद्रप्रभा ने मंत्रोच्चारण प्रारंभ कर चौकन्नी चंद्रप्रभा ने एक दृष्टि पड़ी। मंत्रोच्चारण प्रारंभ किए कर दिए, तभी चंद्रप्रभा की दृष्टि एक और पड़ी। ओ नाग और नागिन इस प्रकार आ रहे हैं, मुझे जल्दी ही मणि को वेदी की अग्नि में डाल देना चाहिए। चंद्रप्रभा ने जल्दी ही मणि निकाली और उस वेदी अग्नि में फेंक दी। तभी क्रोध से फुरफुराते नाग नागिन वहां आए और चंद्रप्रभा से बोले, चंद्रप्रभा आग में मणि डालकर तूने अच्छा नहीं किया। ऐसा करने का हरि को तूने बचा लिया, लेकिन अब तुझे नहीं छोड़ेंगे। मुझे अपने जीवन का कोई मोह नहीं है। सुनकर नाग नागिन चंद्रप्रभा के पैरों में डस लिया। वो यह क्या अनर्थ हो गया? नाग नागिन मेरी बहन चंद्रप्रभा को डस लिया। चंद्रप्रभा की मृत्यु हो गई। हरि रोता हुआ नाग नागिन से बोला, या तो तुम मेरी बहन को पुनर्जीवित कर दो या फिर पर मैं कटार पेट में घोप कर इसी समय प्राण त्याग दूंगा। उसकी बात सुनकर नाग नागिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब हरि ने कमर में खोपी कटार निकाली और हवा में लहराया। यह देख नाग नागिन चिल्लाए, हरि आत्मघात न करना। तुम दोनों भाई बहन के प्रेम के आगे हमें झुकना पड़ रहा है। हम तुम्हारी बहन को जीवित कर दिए देते हैं। हरि ने कटार पुनः कमर में घोप ली। तब नाग नागिन ने पुनः मृत चंद्रप्रभा के पैरों में घटा दिया और जल्दी ही उसने चंद्रप्रभा के शरीर से सारा विष वापस चूस लिया। चंद्रप्रभा के मृत शरीर में हरकत हुई और आंखें खोल दी। उसे जीवित देखकर खुश हो उठा। बहन तुम ठीक हो गई? हाँ भैया। दोनों वार्तालाप कर रहे थे। नाग नागिन वहां से चुपचाप चले गए। तब हरि चंद्रप्रभा से बोला, बहन यह नाग नागिन क्या रहस्य है? भैया यह तुम्हारे पिता अर्जुन सिंह के पापों का कारण हुआ है। कहते हुए चंद्रप्रभा ने हरि को सारी बात बताई। चंद्रप्रभा की सारी बात सभी हक्के बक्के रह गए। चंद्रप्रभा की प्रशंसा करते हुए बोले, हरि तुम बहुत भाग्यवान हो, ऐसी बहन मिली। आप ठीक कह रहे हैं पिताजी। और वह विवाह की अधूरी रस्में पूरी की गई। विवाह के पश्चात हरि विदा लेकर चंदनपुर आया। दूसरी ओर चंद्रप्रभा सास रुक्मिणी एक दिन लकवा मार गया। माँ, यह तुम्हारी क्या हालत हो गई? ईश्वर बेटा, यह सब मेरे पापों का फल है। मैंने अपनी गऊ जैसी सीधी सादी बहू चंद्रप्रभा को बहुत सताया, शायद उसी का फलस्वरूप मुझे यह दशा हुई है। कहकर रुक्मिणी रोने लगी। कुछ देर रोने के पश्चात, बेटा तुम इस समय शरतपुर जाकर चंद्रप्रभा को ले आओ, उससे माफी मांगना चाहती हूँ। अच्छा माँ। और उस दिन चंद्रप्रभा अपने घर ले आया। उसे देखकर रुक्मिणी की नजरें झुकाकर बोली, बहू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर जुल्म ढाए। यह आप क्या कह रही हैं माँ जी? आप बड़ी हैं, आप मुझसे क्षमा न मांगो। और चंद्रप्रभा उस दिन सास की सेवा में जुट गई। जल्दी चंद्रप्रभा की सेवा का असर दिखाया और रुक्मिणी पहले कितनी अस्वस्थ हो गई, चंद्रप्रभा को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी। समाप्त दोस्तों।